आप देख रहे हैं नेटवर्क 22 राज खान के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली को दिल वालों का शहर माना जाता है। यहाँ की सुंदरता इंडिया में चार चांद लगा देती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भरा हुआ ये स्थान कहीं कहीं ऐसी जगह से भी जाना जाता है जहाँ पर बुजुर्ग लोगों की पुरानी बातें असर किया करती हैं। नई दिल्ली के रहने वाले रुद्र प्रकाश जी इस कहानी को हमारे साथ शेयर करते हुए बताते हैं कि ये घटना उन दिनों की है जब मेरी तब्दीली हुई थी। दरअसल मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और कब से कहाँ हमारी तब्दीली हो जाए ये हमें पता ही नहीं चलता था। इसी बीच एक दिन मुझे पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन में पैसे तो बढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो गई कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ गया। एक महीने तक तो मैं दिल्ली में एक कमरा लेकर रहता रहा, लेकिन उसके बाद घर वालों के बिना कहीं मेरा मन नहीं लगता था। ऐसे में मैंने तय किया कि मैं अपने पूरे परिवारजनों को ही यहाँ पर बुला लूँगा और हम कोई अच्छा सा घर खरीद लेंगे। 27 दिसंबर ये वो दिन था जब मैंने अपनी सोच से परे कुछ चीज़ों को अपनी आंखों से देखा था। उस दिन मैं अपने ही गाँव में मगन होकर इधर उधर घूम रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाकर जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये दिल्ली शहर के अंदर से ही किसी आदमी का फ़ोन था जो मुझे कोई घर बताना चाह रहा था। दरअसल मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने नंबर डालकर किसी घर के बारे में रिसर्च किया था, तो शायद उसी वजह से किसी को मेरा नंबर नहीं मिला और मुझे मकान के बारे में बताया गया। जब मैंने उस आदमी से ठीक से बात की तो पता चला कि उस घर का रेंट बहुत ही कम था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे इतने कम पैसों में इतना बढ़िया मकान मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को बताया कि शाम को 4:30 बजे के आसपास मेरी छुट्टी होगी और उसके बाद मैं अपने रूम पर जाकर सीधा घर देखने के लिए निकल जाऊंगा। मेरे स्कूल से उस घर की दूरी करीबन 4 किलोमीटर की ही थी, तो ऐसे में मुझे भी वो मकान काफ़ी ठीक लगा। ऊपर से उस मकान का किराया बहुत ही कम था। अभी स्कूल के अंदर अर्धवार्षिक एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसके चलते मैं इस टाइम को छुट्टी नहीं ले सकता था। अब तो मेरे लिए रात में उस घर को देखना सही था। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं सीधा पहले तो रूम पर गया और रूम पर जाकर ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ा खाना पीना करने के बाद मैं उस घर की तरफ निकल पड़ा जिसका मुझे एड्रेस बताया गया था। मैं थोड़ा हैरानी में था क्योंकि इतने कम पैसों में कोई अपना मकान कैसे दे सकता है। मैं यही सोच रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। उस समय शाम के 6 बज चुके थे और अब धीरे धीरे अंधेरे ने सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लिया था। ठंड के मौसम में वैसे भी शाम के 6 बजे के आसपास अंधेरा छा जाता है। अब मैं भी उस मकान के बहुत पास था जिसके बारे में उस आदमी ने मुझे बताया था। जैसे मैं उस इलाके में पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ की जो कॉलोनी बनी हुई थी वहाँ के सारे मकान बंद पड़े थे। कुछ लोगों की चहलकदमी थी, पर जब मैंने उन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की तो पता नहीं क्यों वो सारे ही जल्दबाजी में लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को फ़ोन लगाया जिसने मुझे इस मकान का एड्रेस दिया था। फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप उस कॉलोनी में फ्लैट नंबर 109 में पहुंच जाइए, मैं आपसे उसी जगह पर आकर मिलता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मैंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद ठीक उसी मकान की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर उसने बताया था। सच कहूँ तो मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। जिस तरफ भी मैं जाता मुझे उस तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पड़ा हुआ नजर आता। फिर उसके बाद मैं ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उस आदमी ने मुझे बुलाया था। जैसे मैं फ्लैट नंबर 109 के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि फ्लैट नंबर 109 के दरवाजे पर चारों तरफ मिट्टी बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से इस दरवाजे को खोला ही नहीं गया हो। उसके बाद मैंने जब उस दरवाजे पर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि उस दरवाजे के ऊपर कोई ताला नहीं था, वो ऐसे ही खुला पड़ा था। उसके बावजूद भी आज तक कोई उसे हाथ क्यों नहीं लगा पाया। मैं ऐसा ही सोच रहा था कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ कोई आया था। मैं जैसे ही पलटा तो मैंने देखा कि वो एक पागल सा आदमी था जिसने अपने हाथ में एक चप्पल ले रखी थी और अजीब सी हरकतें कर रहा था। दिखने में तो ये साफ जाहिर हो गया था कि वो आदमी दिमाग से पैदल था। फिर उसके बाद उस आदमी ने कहा, तुम इस फ्लैट में रहने वाले हो? इतना कहकर वो हंसने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे कहना क्या चाहता था। तभी उसने कहा, बस थोड़ी देर और
उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस आदमी की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका दिमाग सटका हुआ हो। तभी वहां एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी सीधे उस आदमी पर पड़ी और तब जाकर मुझे उस आदमी का हुलिया ठीक से नजर आया था। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। जैसे उसने बाइक की हेडलाइट को देखा तो वो आदमी वहां से भाग निकला और उसके बाद वो बाइक मेरे बगल में आकर रुकी। जब मैंने ठीक से देखा तो मैंने पाया कि वो एक आदमी था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। फिर उसके बाद उस आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार भाई साहब। मैं समझ गया कि ये वही आदमी है जिसने मुझे फ़ोन किया था। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी और बातों ही बातों में उस आदमी ने कहा, अरे वो बेवकूफ़ आदमी आपको क्या कह रहा था, कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया उसने। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई जो मुझे उस आदमी ने कही थी। उसके बाद उस फ्लैट के मालिक ने कहा, अरे भाई साहब वो क्या है कि वो यहाँ पर रहने वाला भिखारी है और उसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है। वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता रहता है, कहते कि पुराना आशिक है वो। इतना बोलते ही फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, पर पता नहीं क्यों लेकिन उस आदमी की इस मुस्कान के पीछे मुझे एक अजीब सा कारण महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने उस आदमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उस फ्लैट के बारे में डिस्कस करने लगा। दोस्तों उस वक्त मुझे एक फ्लैट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, देखिए भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहकर ये देखना है कि ये जगह मुझे सूट करती है या फिर नहीं। अगर आप चाहो तो मैं आपको 1 महीने का किराया दे दूंगा और उसके बाद अगर मुझे ये जगह पसंद आई तो मैं प्रॉपर इसको खरीद लूँगा। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, ठीक है जैसे आपकी इच्छा, लेकिन इस घर में रहने के लिए आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो फिर आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आप इसके जिम्मेदार हमें बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। फिर उसने बताया कि आपको भूलकर भी इस घर के नीचे वाले कमरे में नहीं जाना है जो यहाँ की अंडरग्राउंड जमीन में बना हुआ है, और कभी भी उस पागल आदमी की बातों पर ध्यान मत देना। कहते हैं कि वो बेवकूफ़ इंसान हर किसी को अपनी बातों में उलझाकर मौत के मुंह में भेज देता है। बाकी आपके लिए और कोई शर्त नहीं है। अगर आप इस घर को खरीद लो तो फिर आप जो चाहो वो इस घर के साथ कर सकते हैं। फिर इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपने कदम वापस मोड़ लिए। मैं आज रात ही इस घर के अंदर रुकना चाहता था, लेकिन साफ सफाई नहीं होने की वजह से मैंने वहाँ से निकलना बेहतर समझा। दोस्तों दिन में तो वहाँ से निकलकर वापस मैं अपने रूम पर पहुँच गया, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उस भिखारी की तरह दिखने वाले आदमी और उस नीचे वाले कमरे से क्या संबंध था। खैर इन सब बातों को सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कमरे में बाहर दस्तक दी थी। जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की तो मेरा शरीर एक से दूसरी जगह हिल ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर के ऊपर कोई लेटा हुआ हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना ही तो मैं अपनी गर्दन को हिला पा रहा था और ना ही अपने शरीर को। तभी मैंने ऊपर वाली छत की तरफ देखा तो वहां का दृश्य देखकर तो मानो मेरे होश उड़ गए। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का भयावह दृश्य नहीं देखा था। वो एक काली काली चीज थी जिसके अंदर से काला काला धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई साया हो। मैंने इस तरह के दृश्य काफी बार मूवी में देखे थे। तभी वो मेरे ऊपर आकर गिरा और इतने में ही मैं जोर से चिल्ला उठा। जोर से चिल्लाते ही मेरी आंख खुल गई और मैं तुरंत ही अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह के भयानक सपने से सामना किया था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। इतनी ठंड होने के बावजूद भी मेरा शरीर पसीने से इस तरह से लथपथ हो गया था मानो मैं बहुत तेज गर्मी में दौड़कर आया हूँ। अब मुझे अपना शरीर भी काफी थका हुआ महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बुखार होने वाला है। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो मैं न पाया कि उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। इस भयानक सपने ने मुझे इतनी बुरी तरह से डरा दिया था कि अब मैं दोबारा सो नहीं पा रहा था। इसलिए मैं अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठ गया। थोड़ी देर तक तो मैं उसी तरह बैठा रहा और उसके बाद मेरी आंख लग गई। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब रात को मेरी आंख खुली थी तो मुझे तेज बुखार भी महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है और मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया और फिर मैं उसके बाद वापस से उस मकान को देखने के लिए निकल पड़ा।
क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी, जिसके चलते मैं आज दिन में भी उस मकान को देख सकता था। जब मैं उस मकान के पास पहुंचा तो वहां पर साफ सफाई का काम चल रहा था और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि आज रात को मैं उसी मकान के अंदर रुककर देखने वाला था कि आखिर इस मकान के अंदर का किस तरह का अनुभव रहता है। पूरे दिन इधर उधर घूमने फिरने के बाद जब शाम हुई तो मुझे फिर से वही पागल आदमी इधर उधर भटकता हुआ नजर आने लगा। उस आदमी को देखकर मैं काफ़ी हद तक हैरान हो गया था, क्योंकि जब मैं यहाँ पूरे दिन में रुका हुआ था तो मैंने एक बार भी उस आदमी को वहां पर घूमते हुए नहीं देखा था। फिर वो आदमी अचानक ही कहाँ से आया, मैं यही सोच रहा था कि तभी वो आदमी भागता हुआ मेरी तरफ आया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आदमी मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। फिर वो मेरे पास आते हुए बोला, क्या भाई साहब, रात का अनुभव कैसा था? ये सुनते ही तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी अभी जो शब्द उसने बोले थे वो मुझे हैरान करने वाले थे। तभी मैंने उस पागल की तरह दिखने वाले आदमी से कहा, 1 मिनट रुकना। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बात कर पाता कि तभी उस फ्लैट का मालिक वहां पर पहुंचा और उसने मुझे बीच में ही रोक लिया और उसने उस पागल की तरह दिखने वाले आदमी को डांटकर वहां से भगा दिया। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि उस आदमी के जहन में काफी रहस्य दबे हुए थे। तभी उस फ्लैट के मालिक ने कहा, अरे भाई साहब, मैंने आपको बताया तो था कि वो आदमी थोड़ा दिमाग से पैदल है, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं उस फ्लैट के ऑनर से भी कुछ बात करना चाहता था, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए मैंने फिर से इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। एक अध्यापक होने के नाते मैं वैसे भी भूत पिशाच जैसी चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। हालांकि रात के उस हादसे ने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे इग्नोर मार दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके साथ ही उस घर में मौजूद सारे लोग वहां से जा चुके थे। अब केवल मैं ही बचा था जो उस घर में छाए हुए सन्नाटे को तोड़ सकता था। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मैंने खाना तो खा लिया था, लेकिन इसके बाद भी मुझे इस मकान में बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसके बाद मैं जाकर बिस्तर पर लेटा और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी के ठंडे ठंडे हाथ मेरे शरीर को छू रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे शरीर में एक सनसनी सी मच गई। एक बार के लिए जब मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा, लेकिन इस चीज से मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं उठकर बैठ गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां हल्की सी बल्ब की रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। फिर उसके बाद मैं उठा और दरवाजे के पास पहुंचा। तो मैं जैसे दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे सीढ़ियों के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसने अपने सर को घुटने में दे रखा था और वो हल्की हल्की आवाज में रो रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये वही पागल आदमी है जो इस सोसाइटी में अक्सर घूमता रहता है, पर फिर मैं उसके पास जाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। फिर मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने उसे एकदम से हाथ लगाया और तभी मुझे साइड में से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। पर उस शख्स को हाथ लगाकर जब मैंने साइड में देखा तो मैंने पाया कि वो पागल आदमी तो दूसरी तरफ था। इस बार उसका चेहरा थोड़ा टेंशन में लग रहा था, वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। फिर उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा है। जैसे मैं पीछे घूमा तो इस नज़ारे को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी अभी जो आदमी मेरे सामने बैठा था वो अचानक ही मुझे पीछे नजर आने लगा और उसने अचानक से पीछे से मेरा शर्ट पकड़ लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। फिर किसी तरह मैंने लंबी लंबी सांस ली और उसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए तुरंत ही उस आदमी को धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद अचानक उस आदमी ने ऊपर की तरफ देखा और जैसे उसने ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना था और उसके आधे चेहरे पर किसी जानवर की तरह बाल थे, तो उसका आधा चेहरा खून से सना पड़ा था। मैंने आओ देखा ना ताओ और जल्दी से भागते उस सोसाइटी से बाहर निकलने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैरों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था। तभी मुझे वो बेवकूफ़ की तरह दिखने वाला आदमी दिखा तो मैंने पाया कि तो उसने अपने हाथ से इशारा किया तो मैंने देखा कि
मुझे उस तरफ एक रोशनी से चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे को देखकर एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद ये आदमी मुझे फंसा सकता है, इसलिए मुझे इस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि वो शैतान की तरह दिखने वाला शख्स मेरे ही तरफ आ रहा है, तो ना चाहते हुए भी मैं भागते उस रोशनी वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। और जैसे मैं उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मैं उस सोसाइटी के बाहर आकर खड़ा हो गया था। सच में ये अविश्वसनीय चीज़ मेरे साथ घटी थी, जिसको महसूस करके मैं बुरी तरह से डर गया। इससे पहले कि मैं भाग पाता कि मुझे वो बेवकूफ़ की तरह दिखने वाला आदमी अपनी तरफ भागता हुआ नजर आने लगा। मैं चाहता तो उसी वक्त वहाँ से निकल सकता था, लेकिन मेरे जहन में अनेक सवाल थे। फिर वो आदमी मेरे पास आया। क्यों भाई साहब, मैंने जो कहा था वो हकीकत हुआ या फिर नहीं? इस बार मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उसने मुझे बताया कि उस आदमी का रहस्य जानने के लिए आपको मुझे फिर से रात के 12 बजे यहीं पर मिलना होगा। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैं दोबारा उस फ्लैट में नहीं गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी जान पर ना बनाए। खैर, अब उस फ्लैट का क्या रहस्य था और कौन था वो आदमी जो वहां पर अपना खौफ फैला रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर कभी भी वहां पर नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, घने वृक्षों से लदा दिल्ली का कैंट इलाका बहुत ही खूबसूरत सड़कों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़क दिन के समय खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं, लेकिन यहाँ रात के समय कुछ ऐसी चीज का भी जिक्र है कि कोई भी रात 8 बजे के बाद इस सड़क से गुजरने का साहस नहीं करता। दोस्तों, मेरा नाम हरिराम पांडे है और मैं दिल्ली में काम करता हूँ। वैसे तो दिल्ली में ऐसे कई सारी जगहें हैं जहाँ पर घूमने का एक अलग ही स्वाद होता है, लेकिन रात के सफ़र में जो मज़ा होता है वो शायद ही दिन के टाइम में आता हो। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए निकल गया। मैंने काम से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी और इन 3 दिनों के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन यादों को जोड़ना चाहता था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे जो कि मेरे साथ जॉब पर जाया करते थे। हम तीनों ने ही छुट्टी लेकर दिल्ली की अच्छी जगहों पर जाने की सोची थी। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास हम तीनों दोस्त अपने अपने इलाके से निकले और हम वहीं पर रहने के लिए एक मशहूर चौराहे पर पहुंच गए। हमारा दोस्त जुनैद गाड़ी लेकर आया था। हमने अपने अपने ज़रूरत का सामान रख लिया था और उसके बाद हम सफ़र के लिए निकल पड़े। रात के लगभग 7:30 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा पसर गया था। गर्मियों के मौसम में गाड़ी की विंडो को खोलकर रात में बाहर की ठंडी हवा को महसूस करना बहुत ही आरामदायक होता है, और इस बार हम तीनों दोस्त यही कर रहे थे। गाड़ी भी अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर भागती जा रही थी, लेकिन तभी जुनैद घबरा गया। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ था। इससे पहले कि मैं जुनैद से कुछ पूछता कि उसने गाड़ी को साइड में रोक दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। बाद में मैंने जुनैद के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, क्या हुआ तुझे? तो इस तरह से घबराए क्यों है? मेरी बात सुनते उसने कहा, तूने देखा नहीं सड़क के ऊपर कितना बड़ा ऊंट आ गया था? अब ऊंट का नाम सुनते ही पहले तो मैं अचंभित हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि सड़क के ऊपर हमने तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। फिर मैंने जुनैद से कहा, अरे भाई, ऊँट ही तो था, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? फिर उसने बताया कि वो ऊँट किसी राक्षस की तरह दिखता था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसका आकार भी किसी नॉर्मल जीव से बहुत ही ज़्यादा था। एक बार के लिए उसकी बात सुनकर मुझे तो हंसी आ रही थी और साथ ही मैं हैरान भी हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त जुनैद से कहा, देख भाई, ये गाड़ी वाड़ी चलाना तेरे बस की बात नहीं है, चल तू साइड वाली सीट पर आकर बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। इतना कहने के बाद मैंने अपने बगल के दरवाजे को खोल दिया और फिर मैं जुनैद की जगह पर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब गाड़ी को मैं चलाने वाला था, तो ऐसे में मुझे संभल कर गाड़ी को ड्राइव करना था। धीरे धीरे मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जिस तरह से जुनैद घबराया हुआ था, तो मुझे सड़क के ऊपर ऐसा कोई भी दृश्य नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से परे था। तो मैंने देखा कि मुझे सामने की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जानवर टाइप में कुछ भागता हुआ नजर आ रहा था।
इससे पहले मेरी आंखें बंद हो पाती कि गाड़ी के सामने वाले हिस्से से बहुत ही जोर की आवाज आई और इस आवाज को सुनते ही मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे बगल में बैठे हुए जुनैद और मेरा तीसरा दोस्त भावेश, उन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि जो यहाँ पर ड्राइव करता है उसके साथ ये हादसा हो रहा था और इधर मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। साथ ही मेरा चेहरा देखकर जुनैद समझ गया था कि अभी अभी मैंने क्या देखा था। फिर उसने गर्दन को हिलाते हुए मुझे इशारा किया, मगर मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे किसी के टकराने की आवाज़ तो आई थी। इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया और जब मैंने उस सुनसान पड़ी रोड के ऊपर चारों तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस चीज़ को तो समझ गया था कि इस हाईवे के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इस वक्त मैं इन चीज़ों के बखान करने के मूड में नहीं था। इसलिए मैं अंदर आया और उसके बाद अपने दोस्त भावेश से बोला, अरे भाई एक काम कर यार, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तू गाड़ी चला ले। मेरी बात सुनते इधर भावेश भी थोड़ा हैरान हो गया। जहाँ पर हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए थे तो अब हमारी हालत कसमकस होने लगी थी। उसके बाद भावेश गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और इससे पहले कि वो गाड़ी को चलाता कि हमें एहसास हुआ कि गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ हुई थी। फिर जैसे उसने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी को एक हल्का सा झटका लगा और झटका लगने के बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं तो समझ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और इधर मेरा दोस्त जुनैद भी इस बात को भली भांति जानता था कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। ऊपर से सड़क के ऊपर बहुत ही कम गाड़ियाँ गुजर रही थी। हमारे यहाँ रुकने के बाद हमने एक भी गाड़ी को यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त जुनैद ने सारी बात भावेश को बताई, लेकिन भावेश हमारी बातों के ऊपर विश्वास करने के मूड में नहीं था। उसका कहना था कि तुम दोनों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि भावेश उन लोगों में से था जो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसके बाद भावेश ने कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं गाड़ी के बोनट को देखता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरा और कार के बोनट को खोलकर गाड़ी को चेक करने लगा। इधर मेरी और जुनैद की हिम्मत नहीं थी कि हम गाड़ी से नीचे उतर सकें। तभी भावेश ने कहा, अरे जुनैद ज़रा गाड़ी को स्टार्ट करना। जैसे जुनैद ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी पहले ही झटके में स्टार्ट हो गई। एक बार के लिए हम दोनों को चैन की सांस मिली, लेकिन उसके बाद फिर से गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और वो फिर से बंद हो गई। लेकिन भावेश अभी भी गाड़ी को ठीक करने में लगा था। तभी हमें गाड़ी के बोनट के जोर से नीचे गिरने की आवाज़ आई और साथ ही हमें अपने दोस्त भावेश के जोर से चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दी। उसकी इस चीख को सुनते ही मैं और जुनैद भागते हुए गाड़ी से नीचे उतरे और हमने जब नीचे उतर कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। भावेश का सर बोनट के नीचे दबा हुआ था और दर्द के मारे भावेश की चीख निकलती जा रही थी। हम दोनों ने बोनट को उठाने की कोशिश की, लेकिन हम इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए थे कि हमारी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हम उस बोनट को उठा नहीं पा रहे थे। किसी तरह से हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया तो हमने पाया कि भावेश की गर्दन के अंदर से खून बह रहा था। खून इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि उसका पूरा शर्ट खून से गीला होने लगा। बोनट का नुकीला हिस्सा उसकी गर्दन में घुस गया था। फिर उसके बाद हमने उसे अंदर लिटाया और उसका खून पहुंचने लगे। हमने उसे थोड़ा आराम करने के लिए लिटा दिया था। हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है। फिर गाड़ी के अंदर बैठकर मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर लिया था ताकि हमें कोई भी शैतानी शक्ति परेशान ना कर सके। लेकिन अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर ही बाकी थी। हम दोनों अभी भावेश के इलाज में लगे हुए थे कि तभी उसने मुझसे कहा, थोड़ा पानी चाहिए। यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे हमें एक वाटर कूलर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में मेरे अकेले की हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी से उतरकर वहाँ तक जा सकूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्त जुनैद को अपने साथ आने को कहा। फिर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और डरते डरते उस वाटर कूलर की तरफ जाने लगे। फिर जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तब तक सब कुछ नॉर्मली रहा। हम दोनों ने किसी तरह पानी भरा और उसके बाद पानी को लेकर वापस से गाड़ी के अंदर लौट गए। लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर वापस आए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हम दोनों के पैर कांप उठे, क्योंकि गाड़ी के अंदर से भावेश गायब था। और पहले तो हमने भावेश को इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमें कहीं नहीं दिखा तो उसके बाद हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे आजू बाजू में ढूंढने लगे।
तभी हमने देखा कि हमें सड़क से थोड़ी दूर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ भावेश की ही थी। मैं और जुनैद जल्दी से भागते हुए जब उस तरफ पहुंचे तो हमने देखा कि सड़क के बगल में भावेश औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ था और उसकी पीठ खून से भरी हुई थी। हमने देखा कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुई एक महिला जिसके पूरे बाल सफ़ेद थे वो भावेश की पीठ को अपने मुंह से काट रही थी और दर्द के मारे भावेश जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोस्तों, ये दृश्य इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मेरा दिल बैठ गया था। इधर मेरे दोस्त जुनैद से ये दृश्य देखा नहीं गया और उसने एक पत्थर को उठाकर उस महिला के ऊपर दे मारा, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगी। उस महिला को इस तरह भागते हुए देखकर मैं भी अपने दोस्त जुनैद की तरह उस महिला के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। वो तो वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन इधर हमारा दोस्त भावेश बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था। फिर उसके बाद हमने उसे उठाया और उसे उठाकर सीधा गाड़ी के पास ले आए। गाड़ी के पास आते ही हमें वहाँ एक आदमी नजर आया। वो आदमी दिखने में काफ़ी बुढ़ा लग रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मेरे मन में काफ़ी सवाल खड़े हो गए थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, ओ सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया, तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बिना गाड़ी के यहाँ से निकल जाओ और निकलते वक्त तुम सभी की आंखें आधी बंद होनी चाहिए। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वो बुढ़िया अपनी पूरी पलटन के साथ तुम तीनों का कचूमर बना देगी। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, लेकिन हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करें? इस बात पर उसने हंसते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर के बाद तुम्हें मेरी बातें खुद पे खुद ही समझ आ जाएंगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो आदमी बिना हमारी तरफ देखे सड़क पर चलने लगा। वो किसी पागल की तरह हरकतें कर रहा था, पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हमने देखा कि गाड़ी के चारों तरफ, गाड़ी की विंडो के ऊपर हमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के बाल नजर आ रहे थे। वो बाल गाड़ी के चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं समझ गया था कि ये उसी बुढ़िया की पूरी पलटन है जिन्होंने हमें इतनी देर से परेशान करके रखा था। अब तो हम गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी मुझे कुछ याद आया और फिर मैंने गाड़ी के सामने वाली हेडलाइट को ऑन कर दिया। वो क्या था कि मैंने काफ़ी बार सुना था कि जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ से भूत पिशाच का आतंक कम हो जाता है। पर जैसे मैंने हेडलाइट को ऑन किया तो मैंने पाया कि मुझे गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ऊँट खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उस ऊँट की रस्सी उसी बुजुर्ग आदमी ने पकड़ के रखी थी जो कुछ देर पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता रहा था। उस आदमी को गाड़ी के सामने देखकर एक बार के लिए मुझे अजीब सा लगा, लेकिन उसके बाद भगवान का नाम लेकर हम बस गाड़ी के अंदर बैठे रहे। अब जो होना था वो बस भगवान पर ही था। सुबह होने में भी अभी काफ़ी समय बचा हुआ था, तो मैंने देखा कि इस समय रात के 2:30 बज रहे थे और इतनी देर तक परेशानी झेलने के बाद हमें अब बस थोड़ी ही देर और इंतज़ार करना था, क्योंकि हम जिस चीज़ को अच्छी तरह जानते थे कि सुबह होते ही यहाँ की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और माहौल फिर से वैसा का वैसा ही हो जाएगा। सामने की तरफ खड़ा हुआ वो आदमी अभी भी वहीं का वहीं खड़ा था और हमारी गाड़ी के आजू बाजू में जो सफ़ेद रंग के बाल नजर आ रहे थे वो भी बार बार गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और गाड़ी के आजू बाजू में 2 से 3 लोग मुझे नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मेरा दोस्त भावेश बहुत ही बुरी हालत में था। फिर मैंने उन लोगों को रात में हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब जाकर पता चला कि इस रोड के ऊपर डैन का एक झुंड रहता है। अक्सर वो यहाँ से गुजरने वाले लोगों का खून पीती है और आप किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। फिर मुझे उस ऊँट वाले आदमी के बारे में पता चला तो वो एक अच्छा प्रेत है। कुछ लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। अब सच्चाई क्या है और झूठ क्या ये तो कोई नहीं जानता। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त भावेश को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा और उसका इलाज करवाया। फिर सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन हम उस रास्ते से नफरत करने लगे। उस रास्ते का नाम सुनते ही हमारे अंदर सनसनी मच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार